इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के अलावा अन्य भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका नाम है रासायनिक समीकरण के सीमाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं तो उसमें अनेकों ऐसे त्रुटियां हैं, ऐसे कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे पहला कमी ये हो सकता है कि अगर हम समीकरण लिख रहे हैं तो उसमें प्रतिफल में अगर कोई गैस बन रहा है तो उसकी जानकारी कैसे करेंगे, अवक्षेप बन रहा होगा तो उसकी जानकारी हम लोग कैसे करेंगे। इसके अलावा अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा अगर हम लोग पदार्थों के अवस्था के बारे में बात करें तो इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि अगर किसी समीकरण में इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं मिल रही है तो जानकारी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम लोग को टॉपिक क्या आएगा, रासायनिक समीकरण की सीमाओं को दूर करना। रासायनिक समीकरण के सीमाओं को दूर करना मतलब कि रासायनिक समीकरण के अंदर क्या क्या कमियां होती हैं, क्या क्या सीमाएं होती हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो रासायनिक समीकरण में बहुत सारे सीमाएं हैं, उन सीमाओं को हम लोग अलग अलग तरीके से दूर करते हैं। सबसे पहले अगर बात आए तो भौतिक अवस्था की जानकारी। सबसे पहले किसकी जानकारी हम लोग करेंगे, भौतिक अवस्था की जानकारी। और सबको पता है कि पदार्थ के जो भौतिक अवस्था होते हैं वे तीन होते हैं। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। तो किसी रासायनिक समीकरण को देख के हम लोग को ये पता नहीं चल पाता है कि कौन से पदार्थ ठोस हैं, कौन से पदार्थ गैस हैं या कौन से पदार्थ द्रव हैं। तो इसकी जानकारी करना बहुत ही आसान है। जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, अगर किसी अभिक्रिया में कोई ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ के लिए हम लोग S का प्रयोग करेंगे। कोई पदार्थ द्रव है तो उसके लिए L का प्रयोग करेंगे। अगर कोई पदार्थ गैस है तो गैस के लिए G का प्रयोग करेंगे। कोई जलीय विलयन है, जलीय विलयन के लिए AQ का प्रयोग करते हैं। तो इसके आधार पे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ ठोस हैं, कौन से पदार्थ गैस हैं और कौन से पदार्थ जलीय विलयन है, कौन से पदार्थ द्रव हैं। तो ये आसान सा तरीका है। इसी के आधार पे हम लोग को क्या पता चलता है, अभिक्रिया में जो भी भौतिक अवस्था है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ये हो गया पहला पॉइंट। उदाहरण समझिए कि कैसे पता करेंगे कि कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। उदाहरण के आधार पे हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि कौन से पदार्थ ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है और कौन जलीय विलयन है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही गर्म करेंगे, अब CaCO3 लिख दिए हैं तो इससे पता हम लोग को नहीं चल पा रहा है कि ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है। लेकिन इसके आगे पोस्ट में अगर हम S लिख देते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या है, सॉलिड है। और सॉलिड का मतलब होता है ठोस। तो ये क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। और जैसे ही इसको जब गर्म करेंगे, जब इस पर ताप देंगे, गर्म करेंगे तो ये टूटेगा। और टूट के क्या बनेगा, एक तो पहली बात कि CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ये भी कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। इसके आगे क्या लिख देंगे, S लिख देंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठोस के लिए S ही क्यों लिखेंगे, द्रव के लिए L ही क्यों लिखेंगे और गैस के लिए G ही क्यों लिखेंगे, विलयन के लिए AQ ही क्यों लिखेंगे। तो इसका अंग्रेजी होता है सॉलिड। ठोस का अंग्रेजी क्या होता है, सॉलिड। तो सॉलिड का पहला अक्षर क्या होगा, S होगा। तो ठोस के लिए इसीलिए क्या लिखते हैं, S लिखते हैं। दूसरा है द्रव। तो द्रव का इंग्लिश होता है लिक्विड। लिक्विड का मतलब द्रव, तो द्रव के लिए L लिखते हैं। और तीसरा होता है गैस। तो गैस के लिए क्या लिखते हैं, G लिखते हैं। जलीय विलयन का होता है एक्वा। तो एक्वा के लिए AQ लिखते हैं। तो इसीलिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म में है, इसका जो पहला लेटर है उसी को हम लोग संकेत के रूप में लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, ठोस के लिए S लिखे हैं। ये भी क्या है, ठोस है। तो इसके लिए भी क्या लिखे हैं, S लिखे हैं। और CO2 ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, G लिख देंगे। तो इसके आधार पे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इसके आगे, किसी के आगे अगर S लिखा है तो ठोस होगा, किसी के आगे G लिखा होगा तो गैस होगा, L लिखा होगा तो द्रव होगा, AQ लिखा होगा तो जलीय विलयन होगा।
तो इस आधार पे हम लोग किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था की जानकारी समीकरण में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आएगा कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी कैसे करेंगे। तो इसकी जानकारी करने से पहले ये समझ लीजिए कि ऊष्माक्षेपी किसको कहते हैं और ऊष्माशोषी किसको कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जब भी कोई अभिक्रिया होगी और उस अभिक्रिया में अगर ऊष्मा उत्पन्न हो रहा हो, माने ऊष्मा निकल रहा हो, तो उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी। और जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा की जरूरत पड़ रही हो, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी तो समझ गए, लेकिन अब समीकरण में इसको कैसे दर्शाएंगे। समीकरण में अगर इसको दर्शाना होगा तो इसको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं। तो दर्शाने का बस दो नियम है, एक ऊष्माक्षेपी के लिए नियम है और एक ऊष्माशोषी के लिए नियम है। अब नियम क्या है वो समझिए। हम लोग पहले से जानते हैं अभिकारक को किसी भी समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है और प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। बीच में एक तीर चिन्ह रहता है। यही तीर चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या प्रतिफल बन रहे हैं। तो इसी तीर के आधार पर हम लोग दो भाग में बांट देंगे। एक तरह से इसको समझ लीजिए, ये बाउंड्री लाइन का काम करता है। तीर के पहले वाला जितना भी पदार्थ होगा वो क्या होगा, अभिकारक होगा, और तीर के बाद वाला जो भी पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, प्रतिफल होंगे। तो हम लोग को समझना क्या है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को कैसे दर्शाएंगे। तो दर्शाने का बहुत आसान सा तरीका है। अगर कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, माने अभिक्रिया में अगर कोई ऊष्मा बन रहा हो, ऊष्मा की जरूरत नहीं पड़ रहा हो, ऊष्मा बन रहा हो, तो ऊष्मा जब बनेगा तो अभिक्रिया के ठीक बाद मतलब प्रतिफल के ओर क्या लिख देंगे, प्लस ऊष्मा। क्या लिख देंगे उसमें, प्लस ऊष्मा लिख देंगे। अब ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CO2। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऊष्मा भी बनेगा, तो प्लस में क्या लिख देंगे, ऊष्मा। तो जब भी अभिक्रिया में समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा जाए तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, कौन सी अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। काहे कि इसमें क्या बन रहा है, ऊष्मा बन रहा है, ऊष्मा की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऊष्मा इसमें बन रहा है। तो जब बनेगा तो समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखेंगे, और जब ऊष्मा का जरूरत पड़ेगा तो समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा, माने इस साइड क्या लिखेंगे, प्लस ऊष्मा लिखेंगे। अब इसका भी एग्जाम्पल समझ लीजिए। नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, इसमें क्या जरूरत पड़ेगा, ऊष्मा का जरूरत पड़ेगा। तो इसमें क्या किए हैं, समीकरण के पहले प्लस ऊष्मा लिखे हैं, तो पहले प्लस ऊष्मा लिखेंगे तो ये क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा। अब बनेगा क्या, 2NO बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। तो कब बना, नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराए और उसके साथ में क्या दिए, ऊष्मा दिए, मैंने उसको गर्म किए। जब तक गर्म नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। जैसे चाय बनाना हो तो चाय को चाय पत्ती दूध के अंदर डाल देंगे, चीनी डाल देंगे तो चाय नहीं बन जाएगा। उसके लिए उसको गैस जलाना पड़ेगा और उस पर गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करेंगे तब जाके क्या बनेगा, चाय बनेगा। ऐसे ही नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा देंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बन जाएगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, मैंने उसको ऊष्मा देना पड़ेगा। और जब ऊष्मा देंगे तो क्या लिया, ऊष्मा को सोखा, अवशोषित किया, क्या बना दिया, नाइट्रस ऑक्साइड बना दिया। तो इसमें क्या है, प्लस ऊष्मा पहले लिखे हैं तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। और इसमें क्या लिखे हैं, प्लस ऊष्मा बाद में लिखे हैं तो ये क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। तो इस उदाहरण के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी को कैसे दर्शाएंगे और ऊष्माशोषी को कैसे दर्शाएंगे। तीसरा नंबर पॉइंट है गैस के उत्सर्जन की जानकारी। तीसरा पॉइंट है गैस के उत्सर्जन की जानकारी। इसका मतलब कि अगर किसी अभिक्रिया में गैस बन रहा हो तो जब भी गैस बनेगा तो उसको भी समीकरण में दर्शाना पड़ेगा। तो गैस को दर्शाने का बहुत आसान सा नियम है। जो भी गैस बन रहा है उस गैस का जो सूत्र है या जो संकेत है उसके ठीक आगे तीर चिन्ह ऊपर की ओर दे दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, तीर चिन्ह ऊपर की ओर। काहे कि गैस जब निकलेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो गैस को दर्शाने के लिए तीर चिन्ह ऊपर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण समझिए, जब भी कोई धातु है, कोई भी धातु हो सकता है,
धातु बहुत से प्रकार के होते हैं। आप कोई भी अम्ल ले सकते हैं, अम्ल भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो जब भी किसी धातु की अभिक्रिया जब किसी अम्ल से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। अम्ल का परिभाषा ही होता है कि जब भी किसी अम्ल को जल में घुलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा। तो गैस जब बन रहा है तो गैस को दर्शाना भी जरूरी है। तो समीकरण में गैस को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? तीर चिन्ह ऊपर की ओर दिया जाता है। जो भी गैस का सूत्र है या संकेत है उसके ठीक बाद तीर चिन्ह कहाँ दिया जाता है? ऊपर की ओर। उदाहरण समझिए, हम लोग एक धातु लेते हैं जिंक। जिंक मतलब जस्ता। तो जिंक की अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। जिंक की अभिक्रिया किससे करा दिए? सल्फ्यूरिक अम्ल से। जिंक धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो धातु की अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा उत्पाद के रूप में। तो पहले बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 बनेगा और उसके साथ साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। और हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। तो तीर की चिन्ह कहाँ देंगे? ऊपर की ओर। काहे कि गैस कहाँ निकला? ऊपर की ओर। तो जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराए, क्या बना? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो इस गैस को दर्शाने के लिए समीकरण में क्या करते हैं? तीर चिन्ह ऊपर की ओर बना देंगे। और तीर चिन्ह ऊपर की ओर जब बनाएंगे आसानी से पता चल जाएगा कि गैस की उत्पत्ति हो रही है और गैस निकल के कहाँ जा रही है। तो ये हो गया गैस के उत्पत्ति की जानकारी। अगला पॉइंट है अवक्षेप की जानकारी। किसकी जानकारी? अवक्षेप की जानकारी। तो अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया के बाद से विलयन से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। पृथक माने अलग हो जाता है। तो अवक्षेप क्या है? एक ठोस पदार्थ है और ये सभी अभिक्रिया में नहीं निकलता है। कुछ ऐसे अभिक्रिया हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जब वे अभिक्रिया करते हैं तो अवक्षेप के रूप में सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है ये विलयन से क्या होता है? पृथक हो जाता है, माने अलग हो जाता है। झाग समझ सकते हैं, जैसे सर्फ को घोलेंगे तो क्या निकलता है? झाग। तो दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। तो अभिक्रिया में अगर अवक्षेप बन रहा हो तो समीकरण में अवक्षेप को कैसे दर्शाते हैं? तो सिंपल सा उपाय है। जिस तरह से गैस निकलेगा तो तीर चिन्ह ऊपर की ओर देते थे, ठीक उसके उल्टा काम करना है। जब अवक्षेप बनेगा तो तीर चिन्ह नीचे की ओर दे देंगे। जब तीर चिन्ह नीचे की ओर देंगे तो पता चल जाएगा कि अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है। और तीर चिन्ह ऊपर की ओर देंगे तो मतलब कि गैस की उत्पत्ति हो रही है। उदाहरण समझिए, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करा दिए। AgNO3 का मतलब क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। और किससे करा दिए? HCl से, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दिए। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा। AgCl का मतलब क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड। और इसके साथ में और क्या बनेगा? HNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HNO3। तो HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। HNO3 को क्या बोलेंगे? नाइट्रिक अम्ल। तो जब भी हम लोग सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया किससे कराएंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो बदले में क्या बनेगा? एक तो अवक्षेप बनेगा। किसका अवक्षेप बनेगा? सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा। क्या है ये? अवक्षेप। किसका अवक्षेप है? सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप है। और साथ में क्या बनेगा? नाइट्रिक अम्ल बनेगा। HNO3 किसका सूत्र है? नाइट्रिक अम्ल का। तीर चिन्ह जब नीचे की ओर दिए हैं तो क्या समझ सकते हैं? क्या बन रहा है? अवक्षेप बन रहा है। तो तीर चिन्ह ऊपर माने गैस की उत्पत्ति, तीर चिन्ह नीचे माने अवक्षेप का बनना। समझ गए? अगला पॉइंट समझते हैं अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। माने कुछ अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनमें कुछ न कुछ कंडीशन होना चाहिए, कुछ न कुछ शर्त होता है। जब तक उस शर्त को पूरा नहीं करेंगे तब तक अभिक्रिया होगा ही नहीं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण। हम लोग एक एग्जाम्पल लिए, क्या? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। किस में होता है ये? पौधों में होता है। और इसी क्रिया के द्वारा पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो इसका समीकरण अगर लिखना होगा तो इसमें कुछ न कुछ शर्त आएगा। कैसे शर्त आएगा? समझिए, ये समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का। तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा? 6CO2। CO2 किसका संकेत सूत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, H2O क्या है? जल है। तो जब पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे
भूमि से जल लेंगे, सूर्य से प्रकाश लेंगे और क्लोरोफिल की जब उपस्थिति रहेगी तो ये सब मिल के क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। C6H12O6 किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। और साथ में क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन, और क्या बनाएंगे, जल, और क्या बनाएंगे, ऊर्जा। तो यहाँ देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल को हम लोग तीर के ऊपर या नीचे लिखे हैं। हम लोग को बस समझना यही है। यही क्या हो जाएगा, अभिक्रिया में शर्त हो जाएगा। शर्त क्यों होगा, जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तब तक कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर अब पौधों में भोजन बनाने का क्रिया नहीं हो सकती है। तो जब भी किसी अभिक्रिया में शर्तों की जानकारी देना हो तो या तो तीर चिन्ह के ऊपर दर्शाएंगे और चाहे तीर चिन्ह के नीचे दर्शाएंगे। इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, जैसे अभिकारक। तो सबसे पहले इसमें क्या देख रहे हैं, तीर चिन्ह के पहले वाला पूरा का पूरा क्या है, अभिकारक। तीर चिन्ह के पहले ये सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या है, अभिकारक है। और तीर चिन्ह के बाद वाला पूरा क्या होता है, प्रतिफल। ये सब पूरा क्या है, प्रतिफल। और जब भी किसी में शर्त को दर्शाना हो, किसी अभिक्रिया में शर्त दर्शाना हो तो इसको कहाँ लिखेंगे, या तो तीर के ऊपर चाहे तीर के नीचे। तो यहाँ लिख सकते हैं दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक, और लास्ट में क्या बन जाएगा, प्रतिफल। तो इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। कुछ कुछ अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनमें दाब डालना पड़ता है तब जाकर वो अभिक्रिया करेगा। कुछ ऐसे हैं जिनको गर्म करना पड़ेगा, माने उष्मा देना पड़ेगा तब जाकर अभिक्रिया होगा। कुछ में सांद्रण की जरूरत पड़ती है, ठंडा करने की जरूरत पड़ती है। कुछ में उत्प्रेरक का जरूरत पड़ता है। तो उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी अभिक्रिया में आता है और अभिक्रिया को शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। माने एक तरह से समझिए तो झगड़ा लगाने का काम करता है। पदार्थों के बीच झगड़ा लगा के अपने धीरे से साइड हो जाएगा, यह क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। तो जब भी किसी शर्त को दर्शाना होगा तो या तो तीर के ऊपर दर्शाएंगे और चाहे तीर के नीचे दर्शाएंगे, और लास्ट में क्या बन जाएगा, प्रतिफल। तो समझ गए, शर्तों को ऐसे ही दर्शाया जाता है। किसी भी अभिक्रिया में अगर शर्त की जरूरत पड़ रही हो तो जब भी उसका समीकरण लिखेंगे तो इसी तरीका से दर्शाएंगे, या तो तीर के ऊपर और चाहे तीर के नीचे। अगला, अगला पॉइंट है उत्क्रमणीयता की जानकारी। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि उत्क्रमणीयता क्या होता है। तो अभिक्रिया होते हैं दो प्रकार के, अभिक्रिया दो प्रकार के, एक होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक होता है अनुत्क्रमणीय। एक उत्क्रमणीय होता है, दूसरा अनुत्क्रमणीय। तो पहले दोनों समझ लीजिए, उत्क्रमणीय क्या होता है और अनुत्क्रमणीय क्या होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब भी कोई पदार्थ दो या दो से अधिक मिलेंगे और मिल के कुछ नया बनाएंगे और उस नया पदार्थ से फिर पहले वाला पदार्थ बनाया जा सके, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीयता अभिक्रिया, उसको बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और एक होता है अनुत्क्रमणीय, जब अभिकारक मिलेंगे और कुछ नया बनाएंगे, प्रतिफल कुछ नया बनाएंगे, फिर उस प्रतिफल से अभिकारक नहीं बनाया जा सके, उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। ये तो हो गया मुंह से कहने वाला बात, जब तक एग्जाम्पल नहीं बताएंगे तब तक समझ में आएगा नहीं। समझिए, हम लोग एक एग्जाम्पल लिए, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो बदले में क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बनेगा, CaCO3 माने कैल्शियम कार्बोनेट। और जब भी इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़िया उदाहरण समझो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो क्या बन गया,
CaCO3 माने कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे, गर्म करेंगे, तो फिर ये दो भाग में बंट जाएगा। नहीं समझे? बहुत सारा ईंट मिला के घर बनवाए, फिर घरवा को तोड़ेंगे तो फिर बहुत सारा ईंट नहीं बनेगा, तो वो होगा उत्क्रमणीय। और एक होता है जैसे हम लोग दूध लाए बाजार से, और दूध में मिला दिए जोरन। क्या मिला दिए? तो क्या बन गया? दही। और फिर दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। दूध लाए, दूध में मिला दिए फिटकरी, तो ये फट गया दूध। क्या हुआ? फट गया। अब फट के उसको क्या बना दिए? पनीर। अभी पनीरवा से फिर दूध बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। माने ये नीचे वाला कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको जब गर्म करेंगे तो ये टूट के दो भाग में बंट जाएगा। तो जब दो भाग में बंट जाएगा तो क्या कर सकते हैं? माने ये अभिक्रिया इधर से इधर भी हो सकता है और उधर से इधर भी हो सकता है। तो इसको दर्शाने के लिए विपरीत दिशाओं में क्या करते हैं? तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कारण क्या है कि इधर से उधर भी जा सकता है, उधर से इधर भी आ सकता है। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण, नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराए, क्या बन गया? अमोनिया बन गया। और फिर इस अमोनिया को जब तोड़ेंगे, जब अमोनिया विघटित होगा तो फिर से दो का बन जाएगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाएंगे, और अमोनिया को जब तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। नहीं समझे? 4-5 गो कपड़ा मिला के एगो बड़ा कपड़ा बनाए, फिर उहे कपड़वा को सियनिया छोड़ा देंगे तो अलग अलग कपड़ा नहीं बन जाएगा? तो जब बन जाएगा तो उसको कहेंगे उत्क्रमणीय, और जब नहीं बनेगा तो उसको कहेंगे अनुत्क्रमणीय। तो इसको दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे? विपरीत दिशाओं में दो तीर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ भी देखिए, एगो तीर इस तरफ है और एगो तीर इस तरफ है, मतलब इधर से इधर भी जा सकता है, उधर से इधर भी आ सकता है। तो ये हो गया क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया की जानकारी। और ऐसे ही दो विपरीत दिशाओं में तीर चिन्ह का प्रयोग करके हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये था आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के केमिस्ट्री का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा।